जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम उतना ही जरूरी है लिए खाना खाना जरूरी है। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए ये एक भोजन के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये जो नियम है इससे जुड़े हुए कई प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। राइट, तो इस बात का यहाँ पर खास ध्यान रखें कि ये जो टॉपिक है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आज तक पढ़ा है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पटवारी हो, एमपीपीएससी हो या फिर नीट जेईई को, ये एग्जाम आपकी तभी निकलेगी जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका जो टारगेट है वो कहाँ पर है और उसके लिए पर डे कितनी मेहनत करना है। बस ये डिसाइड कर लिया और हर दिन उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते जा रहे हैं, तो आपकी जो सफलता है, आपकी जो एग्जाम क्वालिफाई करने का जो टाइम है वो बहुत नज़दीक होगा और उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग को क्या बोलते हैं, संरक्षण को क्या बोलते हैं और नियम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इसका इंग्लिश नेम है किसका, संवेग संरक्षण नियम का। राइट, तो देखें यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम पढ़ने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें आवेग क्या होता है और संवेग क्या होता है, दो बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक, और यदि आपने इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है जिसमें जो न्यूटन्स के तीनों नियम बताए थे, गति के नियम बताए थे, तो यदि उसने नहीं देखी आप लोगों ने तो वो देखें जरूर। ठीक है, अब वो देखने के बाद में ये क्लास को सही तरीके से देखेंगे तो आपको एक एक चीज पूरी क्लियर होगी। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण नियम में आवेग क्या होता है या इंपल्स क्या होता है। ठीक है, तो आवेग क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर आते हैं संवेग संरक्षण नियम पे। राइट, देखें आवेग का मतलब क्या होता है। आवेग नॉर्मली आप देखो रियल लाइफ में यदि आवेग शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं या फिर किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को जोश में ला देना क्या होता है, आवेग होता है। या किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना क्या होता है, वो आवेग होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में आता है तो आवेग में आ जाता है। ठीक है, कहीं किसी के साथ झगड़ा होता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, उन दोनों में आवेग होता है और उसी की वजह से एक दूसरे को मारते हैं वो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें, उसके बाद में समझते हैं आवेग क्या होता है। कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए लगे, कोई बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए लगे, इसका ध्यान रखना है। जो आवेग है ये अल्प समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए लगता है। ठीक है, तो कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक लगे, कार्यरत रहे, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। ठीक है, क्या है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आवेग क्या होता है। तो आवेग को यहाँ पर दर्शाते हैं किससे, जे से दर्शाते हैं। किससे, जे से। तो यहाँ पर जे फॉर्मूले के रूप में हम याद रखें तो ज़्यादा बेटर याद रहेगा ये, और परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर जे क्या है, आवेग है। क्या बोलते हैं इसको, आवेग। तो आवेग को जे से दर्शाते हैं। और यहाँ पर अब यहाँ पर आवेग क्या होता है, तो अभी बोला किसी वस्तु पर कम समय के लिए यदि कोई बल कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, आवेग कहेंगे। तो यहाँ पे बल गुणित समय अंतराल। ठीक है, तो इस तरीके से बल गुणित समय अंतराल ये क्या होता है, ये आवेग का फॉर्मूला है और इसी से आप आवेग की परिभाषा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो J बराबर होता है F इंटू टी, ये है आवेग का सूत्र। ठीक है, यदि आपको बल पता है और टाइम पता है तो आप आवेग निकाल सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से ये इसकी परिभाषा हुई। और अब यहाँ पे रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल है वो लेके देखते हैं। राइट, तो यहाँ पर आवेग नॉर्मली क्या होता है कि यदि किसी दो दोस्तों में झगड़ा हुआ या फिर एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। अब वो एक दूसरे के दुश्मन यदि काफी टाइम बाद एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक दूसरे को देख के ही मतलब इस तरीके से एकदम कट्टर हो जाते हैं। ठीक है, देख के ऐसा लगता है उनको कि एक दूसरे को अब खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, ऐसी दुश्मनी। तो ऐसे में यदि कोई आमने सामने आते हैं वो दोनों व्यक्ति, दोनों दुश्मन, तो क्या होगा, उसको सबसे पहले तो देख के घूर लेंगे, उसके बाद में फिर जो उनका काम चालू होगा दनादन तरीके से, तो वहां पे एक दूसरे को मारेंगे। मतलब किसी ने जोर से इस तरीके से मुक्का मारा, ठीक है, मुक्का मारा
या जो भी है वो मारा, ठीक है। तो इस तरीके से जोर से मुक्का मारा तो क्या हुआ, जो मुक्का लगेगा उसको सामने वाले को वो बहुत कम टाइम के लिए लगेगा, लेकिन उसका जो पावर होगा बहुत ही पावरफुल होगा और उसका जो एक प्रकार से रिजल्ट होगा वो बड़ा खतरनाक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं आवेग को। क्लियर हुआ? तो ये होता है आवेग। अब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बॉल को मान लो, ठीक है, बॉल इधर से किसी ने बॉलर ने फेंकी और जोर से जो मारते हैं, ठीक है, और सही जगह पे एकदम लगती है तो डायरेक्ट क्या जाता है, सिक्सर जाता है, ठीक। तो इस तरीके से जो बॉल के ऊपर बैट लगा वो कुछ समय के लिए ही लगा, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या बैट लगा मतलब बल लगा बॉल के ऊपर और कुछ टाइम के लिए लगा, तो बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक है। और इसे इस फॉर्मूले के रूप में ध्यान रखना है। तो इतना क्लियर हुआ यहाँ पर आवेग। अब आवेग के बाद में आपको ध्यान रखना है संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखना। संवेग, हालांकि ये बता दिया पूरा पिछली क्लास में मैंने, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। संवेग क्या होता है, एम क्या है द्रव्यमान और वी क्या है वेग। तो संवेग जिसको हम दर्शाते हैं कहाँ से, पी से दर्शाते हैं, तो पी बराबर होता है एम वी। पी बराबर क्या होता है, एम वी। तो संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो आवेग और संवेग दोनों क्लियर हुआ। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं और आवेग बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं आवेग, राइट। दोनों चीजें क्लियर है। अब आते हैं संवेग संरक्षण के नियम के ऊपर, ठीक है। अब जो भी मुक्का वक्का मारना था वो मार लिया और समझ लिया आवेग को, ठीक है। कम समय के लिए बल लगा लेकिन सारे जो दांत है वो तोड़ दिए। तो इस तरीके से ये हुआ। अब संवेग को समझते हैं और संवेग क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम मतलब नॉर्मली ये देखें कि आपने बॉल फेंकी और वापस आप उस सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर फेंक दी, ठीक, आपके ऊपर फेंक दी, मतलब बॉल आपके पास ही है, पहले आपके पास थी और लास्ट में भी आपके पास ही है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो बॉल है वो आपके पास क्या है, सुरक्षित है, मतलब संरक्षित है, ठीक। तो इस टाइप से किसी भी वस्तु के लिए ये नियम लागू होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो संवेग संरक्षण नियम है ये दो बातों को फॉलो करता है, दो नियम को का अनुसरण करता है। अब दो नियम कौन कौन से हैं, तो न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ। तो सेकेंड नियम क्या कहता है उसको ध्यान रखना है और थर्ड नियम क्या कहता है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। न्यूटन का सेकेंड नियम, न्यूटन का सेकेंड नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु के का जो वेग होता है या संवेग होता है, संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती हुई, मतलब बराबर होती है, समझ लो, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर इसको मिटा लेते हैं और फिर आपको बताऊं यहां। तो देखें यहां पे न्यूटन का जो दूसरा नियम है, ठीक है, गति का दूसरा नियम ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारा काम इसी के बेस पे हुई होगा, ठीक है। दूसरा नियम और यहां पर लिखते हैं तीसरा नियम। कौन सा, तीसरा नियम ये है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में जो परिवर्तन की दर है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है वो उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब उसका प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर संवेग में परिवर्तन की जो दर है उसको हम P से दर्शाते हैं, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पे पूरा, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, केवल दर लिख रहा हूं, ठीक है। और ये किसके समानुपाती होगा, तो बल के समानुपाती। बल कौन सा, जिस वस्तु पर बल लगेगा उसमें वेग होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से संवेग में परिवर्तन होगा तो वो संवेग में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के बराबर होगा। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, P बराबर क्या होगा यहां पर M और V, ठीक है। ये क्या होगा, mv। तो संवेग का फार्मूला जो है वो m, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है, ये संवेग है, ठीक। तो इस तरीके से ये है। लेकिन जो दूसरे नियम की हम बात करें वो किसके बराबर होगा, तो यहां पर ये P है और ये होगा बल F, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। संवेग और बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से यहाँ नॉर्मल इसको दर्शाते हैं इस सिंबल से, ठीक है। ये क्या होता है, समानुपाती का होता है, ठीक है। P प्रोपोर्शनल टू F या P समानुपाती किसके, F के, राइट।
ये होगा। अब इसके बाद ये सेकेंड नियम हुआ। अब थर्ड नियम क्या कहता है? थर्ड नियम ये कहता है कि आप किसी को जितनी जोर से खींच के मारोगे आपको भी उतनी ही जोर से लगेगी। ठीक है, किसी भी वस्तु को आप जितना जोर से खींच के मारोगे आपको उतना ही जोर से लगेगी। नहीं तो हो सकता है आपको एकदम से क्लियर ना हो, तो एक बार आपके पास दीवार है तो जोर से मार के देख लो, अपने आप प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ज़्यादा जोर से नहीं मार देना है, नहीं तो उंगलियां टूट जाएगी। तो यहाँ पर जो नियम है, तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ये किसने दिए थे? तीनों नियम तो न्यूटन के हैं। ठीक है, पढ़ा अच्छे तरीके से। तो तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो दीवार वाला एग्जांपल मैंने बताया है कि आप जितनी जोर से मुक्का मारोगे दीवार को, आपके हाथ पे उतनी जोर से लगेगी, या फिर किसी बॉल को आप दीवार पे जितना ज़्यादा जोर से फेंक के मारोगे उतनी तेजी से वो आपकी तरफ आएगी। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ क्या कि बॉल को फेंका, जितनी जोर से फेंका, ताकत फुल लगाई तो फुल स्पीड से वो रिटर्न भी आई। ठीक है, मतलब क्रिया हुई, उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं तीसरा नियम। ठीक है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का यहाँ पर बल है। तो यहाँ पे क्रिया किसके बराबर होती है? प्रतिक्रिया के, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, प्रतिक्रिया ये है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या होती है? बराबर होती है। ये न्यूटन ने उनके तीसरे नियम में ये बताया गया। राइट, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, इसका आवेग क्या होता है और संवेग क्या होता है। हालांकि पहले बताया था, लेकिन आज फिर से यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिया। अब संवेग संरक्षण नियम न्यूटन की गति के दूसरे नियम और तीसरे नियम का अनुसरण करता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि न्यूटन का ये जो संवेग संरक्षण का नियम है, ये न्यूटन के सेकेंड एंड थर्ड लॉ को पालन करता है, इसका अनुसरण करता है। ठीक है, या फिर उसको फॉलो करता है। क्लियर? अब इसके बाद में देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। तो तब तक यहां पे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इतना। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में यहां पर देखें इसकी परिभाषा, संवेग संरक्षण के नियम की जो परिभाषा है ये क्या कहती है। ठीक है, तो ये यहां पर परिभाषा पढ़ने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा ये देख लें। अब इसके बाद में टकराएंगे किसी दो ट्रक को, या फिर किसी एक बॉल को दीवार से मारेंगे, या फिर कोई व्यक्ति आपस में टकराएंगे। ठीक है, या फिर और कुछ भी हो सकता है, या बंदूक चलाने वाला कंसेप्ट भी किस पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, अब किस तरीके से, कैसे हैं, तो आइए यहां पर इसको देखें। परिभाषा क्या कहती है, संवेग संरक्षण नियम क्या है, वो यहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो परिभाषा इसकी ये है कि एक या एक से अधिक कितनी वस्तुओं पर लग सकता है संवेग संरक्षण का नियम? तो एक वस्तु पर भी लग सकता है, या एक से अधिक वस्तुओं पर भी लग सकता है, या एक से अधिक वस्तुओं के समूह पर भी लग सकता है। राइट, तो यहां पे इस परिभाषा में यही बताया गया है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है? सिस्टम। ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टम या समूह मान लो। ठीक है, तो एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, ठीक है, नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित, नियत या फिर संरक्षित रहता है। इस कथन को ही हम क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं एकदम प्रैक्टिकली। तो इसमें क्या बोला है कि यदि 5 वस्तुएं हैं, ठीक है, 5 बॉल है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, या फिर उन बॉल पर कोई दूसरी बॉल नहीं फेंक रहा है कोई, तो उनका जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोला गया है। बस ये है कि कोई बाहरी बल यदि किसी वस्तु पर नहीं लग रहा है तो उसका संवेग कैसे होगा? संरक्षित होगा, नियत होगा। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, तो इस बाहरी बल का विशेष का ध्यान रखना है कि परिभाषा में ये आना है। ठीक है, तो बाहरी बल नहीं लग रहा है तो संवेग संरक्षित रहेगा। राइट, अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी वस्तु को लेके देखते हैं। ठीक है, अब किसी भी वस्तु को लेते हैं, यदि कोई यहाँ पर फोटो आपके सामने दिख रहा है, अब ये जो फोटो है यहाँ पे नीचे पृथ्वी है, ऊपर क्या है? बॉल है। ठीक है, तो ये जो बॉल है जोर से ऊपर फेंके इस तरीके से, ठीक है, जोर से ऊपर फेंकी तो ऊपर जाएगी,
लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां से लौट के वापस भी आएगी पृथ्वी पर। तो अब ये ऊपर गई और लौट के वापस आएगी, तो जैसे जैसे यहाँ पे नीचे आएगी तो उसका जो वेग है वो वेग उसका बढ़ेगा। ठीक है, शुरुआत में जहां से मुड़ेगी रिटर्न, वहां पर वेग उसका बहुत कम होगा, सबसे पहले शून्य हो जाएगा, तभी जाके मुड़ेगी वो। ठीक है, तो वेग शून्य होगा, उसके बाद जब वापस मुड़ेगी, वापस नीचे आएगी, तो जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, स्पीड बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब पृथ्वी के से टकराएगी। राइट, तो इस तरीके से ये बॉल नीचे आएगी तो इसका जो वेग है, वेग क्या है, v बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखना इसका, बढ़ेगा। ठीक, और वेग बढ़ेगा तो उसका संवेग भी बढ़ेगा। p क्या है, p संवेग है, तो संवेग बढ़ेगा। ठीक, बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वेग बढ़ेगा, संवेग भी बढ़ेगा। अब क्या होता है कि ये जो पृथ्वी है इस बॉल को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है, तो आकर्षित करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये जो पृथ्वी है केवल बॉल को ही आकर्षित नहीं करती, ये बॉल भी पृथ्वी को आकर्षित करती है। ठीक है, पृथ्वी बॉल को अपनी ओर खींचती है और जो बॉल है पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है। अब इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लें, वो ये लें कि दो व्यक्ति हैं, एक थोड़ा पहलवान है और एक दुबला पतला इंसान है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, रस्सी पकड़ा दी, एक ने रस्सी पकड़ी इधर, एक ने रस्सी पकड़ी इधर, तो ये रस्सी इधर वाला खींच रहा है, इधर वाला खींच रहा है, दोनों ही खींच रहे हैं। लेकिन खींच कौन पाएगा, कौन किसको आगे ले जाएगा, तो जो पहलवान है वो इधर वाले व्यक्ति को खींच लेगा अपनी ओर। मतलब इधर वाले के पास ताकत ज़्यादा है, थोड़ा हट्टा कट्टा है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, उसका वेट भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो कम वेट वाला, कम द्रव्यमान वाली जो वस्तु है वो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु की ओर खींच जाती है। राइट, तो इसी टाइप से जो बॉल का द्रव्यमान है ये बहुत कम है, किसकी अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। पृथ्वी की अपेक्षा कई लाख करोड़ों गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका बहुत ज़्यादा है और इसका बॉल का जरा सा है, तो इसका भार भी जरा सा है। ठीक है, पृथ्वी का भार और इसके भार में कंपैरिजन करें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, शून्य के बराबर आएगा इसका भार। राइट, तो इस तरीके से ये बॉल नीचे की साइड खींच जाएगी। यदि यहां पर ये बॉल पृथ्वी से काफी बड़ी होती तो फिर पृथ्वी को खींच लेती ऊपर। ठीक है, फिर सभी झूलते हुए ऊपर जाते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है। तो पहला ये बॉल वाला एग्जाम्पल एकदम सटीक फॉलो करता है किस नियम को, संवेग संरक्षण के नियम को। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे संवेग क्या होता है, यहाँ पे संरक्षित रहेगा, मतलब इसका जितना संवेग होगा उतना ही संवेग इसका भी होगा। राइट, अब दूसरा उदाहरण और लो। तो दूसरा उदाहरण ये है कि यदि आपको बंदूक चलाना है। ठीक है, आपको क्या चलाना है, बंदूक, बड़ी वाली बंदूक दे दी, बड़ी वाली लंबी नाले की। ठीक है, तो वो बंदूक दी, छोटी वाली नहीं, पिस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ी वाली जो पुराने टाइम में जो इस्तेमाल करते हैं या फिर आर्मी वाले जो इस्तेमाल करते हैं, बड़ी वाली बंदूक, वो जब चलाते हैं तो क्या करते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे टिकाते हैं, इस तरीके से कस के पकड़ते हैं, यहाँ दबा के। ठीक है, उसके बाद में गोली दागते हैं ताकि उनको यहाँ पर झटका ना लगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई चोट ना लगे, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए यहाँ पे दबा के रखते हैं। और यदि उसी बंदूक को थोड़ा सा दूर रखेंगे, यहाँ पे टच न करके थोड़ा दूर रखेंगे, तो वो बंदूक जोर से आएगी और यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे नुकसान भी पहुँचा सकती है। अब क्यों नुकसान पहुँचाएगी, तो वो ध्यान रखें कि ये जो नुकसान पहुँचाने का जो कंसेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम पर है। अब देखो बंदूक पीछे क्यों आएगी, जब गोली चलेगी तो गोली जितने वेग से आगे जाएगी, ठीक है, उतना ही संवेग भी रहेगा। जितने संवेग से आगे जाएगी गोली, उतने संवेग से जो बंदूक है वो पीछे की साइड आएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो जितने तेजी से, जितने संवेग से गोली निकल के आगे गई, उतने ही संवेग से, उतनी ही ताकत से वो जो बंदूक है वो पीछे की साइड आएगी और यहाँ टकराती ही। ठीक है, और उससे नुकसान होता है। और इसीलिए यहाँ पे सटा के रखते हैं ताकि वो जो गोली निकले उसका जो संवेग है वो इस पूरे शरीर पर लगे, केवल बंदूक पर ना लगे। ठीक है, पूरे शरीर पर लगे, और पूरे शरीर पर लगेगा तो उतना ज़्यादा चोट, उतने ज़्यादा हानि कुछ भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इधर बंदूक का भी द्रव्यमान है और इस बॉडी का भी द्रव्यमान है, दोनों भार है। ठीक है, तो दोनों का जो भार है वो गोली से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे बॉल का द्रव्यमान बहुत कम था पृथ्वी से, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था इससे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो भी प्रैक्टिस करते हैं या फिर ट्रेनिंग देते हैं आर्मी मैन को, इनको, तो ये इसीलिए यहाँ पे सटा के रखते हैं, कभी भी ध्यान रखना है। ठीक।
तो इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद में फिर ये देखें कि एक रियल टाइम एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो ये है कि आपने कई बार कंचे वगैरह खेले होंगे, जिसको अपन अंठियां भी बोलते हैं गांव में, या फिर गोटियां भी बोलते हैं। तो गोटियां वगैरह कई बार खेली होगी आपने, ठीक है। अब यहाँ पे एक गोटी है या कोई कंचा है और यहाँ पर कंचा है, आपने यहाँ से इसको मारा, ठीक है, यहाँ से एक ने मारा और एक ने यहाँ से मारा, तो दोनों जब आपस में टकराए, दोनों का द्रव्यमान क्या है, एम है, इसका भी एम है, इसका भी एम है, दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है, समान द्रव्यमान है। और इनका जो इधर आने का जो संवेग है p, ये भी दोनों का क्या है, समान है। तो दोनों का संवेग यदि समान है और आपस में ये वस्तुएं टकराई, तो ये यहाँ पे टकराने के बाद वहीं रुक जाती है, उसी स्थान पर ही रुक जाती है, वहां से कहीं भी नहीं जाती, ठीक। तो ये है प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। और उसके बाद में फिर जब कभी दो ट्रक का आपस में एक्सीडेंट होता है, जो दो ट्रक है या फिर दो कार, तो दो ट्रक का आपस में एक्सीडेंट होता है और दोनों का संवेग सेम है, समान संवेग से दोनों आ रही आमने सामने और टक्कर हो जाती है, दोनों का द्रव्यमान भी सेम है। तो इस तरीके से समान संवेग से आती हुई ट्रक जब आपस में टकराती है, तो वो ना तो इधर जाती ना इधर जाती है, जहां पर टक्कर लगती है वहीं पर रहती है, ठीक है, जरा भी इधर उधर नहीं जाएगी। और ऐसी जो टक्कर होती है समान संवेग वाली, वो बड़े ही खतरनाक होती है, पूरे ट्रक को तोड़ ताड़ के रख देती है, ठीक है ये। जबकि उसके विपरीत हम बात करें कि एक वस्तु का, एक टक्कर की जो क्या बोलते हैं ट्रक, इस ट्रक का संवेग ज्यादा है और इधर वाली का कम है, और जब आपस में टकराएगी तो जिसका कम है उसकी ओर उसको क्या करेगी, उसको पीछे की साइड धकेल देगी, ठीक है, पीछे की साइड धकेल देगी। तो इस तरीके से उसका जो संवेग है, इस वक्त इसका जो संवेग ज्यादा था तो उसका ज्यादा ही है, ठीक है, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका संवेग संरक्षित है। क्यों? इसका संवेग पहले जितना था उतना टकराने के बाद भी है। क्यों? क्योंकि इसका संवेग ट्रांसफर हुआ किसमें, दूसरी वाली वस्तु में, तो वो संवेग, उस संवेग की वजह से वो आगे बढ़ गई, ठीक है। तो इसका संवेग ट्रांसफर हुआ इसमें, ये है, राइट, क्लियर हुआ। तो ये है संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण का जो नियम है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, प्रैक्टिकली याद रखना है, रियल लाइफ में आपको प्रैक्टिकल करके देख लेना है, ठीक। तो इस तरीके से ही हुआ। उसके बाद में फिर यहां पर आते हैं रॉकेट नोदन, या रॉकेट जो ऊपर जाता है वो भी किस पर आधारित है, वो भी संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है, ठीक। कैसे? अब जब रॉकेट ऊपर जाता है वो कब जाता है, जब उसमें आग लगती है, उसमें जो अंदर गैसें हैं, ठीक, गैसें हैं अंदर, वो गैसें जब बाहर की साइड निकलती है तो बाहर निकल करने का जो उसका संवेग है या फिर वेग है या फिर बाहर निकलने की जो दर है वो एक समान ही रहती है। नीचे जितनी थी ऊपर जाएगा तो भी उतना ही वेग से वो निकलेगी बाहर, ठीक है। वो उसके निकलने, गैसों के बाहर निकलने की दर कम नहीं होगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मान लो से कि रॉकेट हमने यहाँ पे बना लिया समझने के लिए, ठीक। ये रॉकेट है ये, तो अब यहाँ पे जो रॉकेट है, यहाँ पे जो यहाँ से गैसें बाहर निकलेगी, ठीक। तो ये गैसें बाहर निकलेगी, जितने वेग से यहाँ पर निकल रही थी उतने ही वेग से ऊपर भी निकलेगी। लेकिन ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा रॉकेट का वेग बढ़ेगा, रॉकेट का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। रॉकेट का वेग बढ़ेगा तो इसका संवेग भी बढ़ेगा, ठीक, इसका संवेग भी बढ़ेगा। लेकिन जो गैसों के निकलने की दर है, ठीक है, ये गैस है, इन गैसों के निकलने की दर ये क्या होती है, समान होती है, समान। हर कंडीशन में क्या होती है, हर टाइम इसकी समान वेग से ही ये जो गैसें हैं बाहर निकलती है और इस रॉकेट को ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करती है, ठीक है। यदि ये गैसें कम ज़्यादा हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि कम हो गई तो रॉकेट ऊपर जाने की बजाय वापस रिटर्न आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो रॉकेट के ऊपर जाने की घटना है ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। मतलब इसका जो संवेग है, गैसों के बाहर निकलने का दर या बाहर निकलने का जो संवेग है वो बराबर ही रहता है, ठीक है। हर टाइम संवेग क्या होगा, बराबर रहेगा, मतलब संरक्षित रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये है संवेग संरक्षण का नियम, पूरी तरीके से एकदम डिटेल में हर एग्जाम्पल के साथ में आपको बताया। अब इसके बाद में आते हैं रॉकेट नोदन की प्रक्रिया क्या है, रॉकेट नोदन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद पढ़ें आगे। तो दोस्तों आइए अब यहां पर समझते हैं रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट प्रणोदन को इसको बोलते हैं रॉकेट नोदन भी बोलते हैं, ठीक है। रॉकेट नोदन दोनों आपको लिखा हुआ मिलेगा, रॉकेट प्रणोदन या फिर रॉकेट नोदन, राइट। तो यहाँ पे रॉकेट नोदन क्या है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे संवेग संरक्षण नियम में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है इसके बारे में, लेकिन रॉकेट नोदन में अब पूरी तरीके से डिटेल में देख लेते हैं इसका, बस 5 मिनट में पूरा ये कंप्लीट करेंगे।
सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये जो रॉकेट नोदन होता है, ये रॉकेट ऊपर जाता है तो ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम का पालन करता है, दूसरे और तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, मेन खास करके तीसरे नियम का ये पालन करता है, गति के तीसरे नियम का पालन करेगा और साथ में संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। तो दोनों पर आधारित कैसे है इसको यहां पर हम समझ लेंगे। राइट, तो देखें, अब यहां पर देखें, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये रॉकेट का है। ठीक है, ये किसका है? रॉकेट का है। और इसमें यहां पर दो कक्ष होते हैं, रॉकेट में दो कक्ष होते हैं और इसमें एक साइड में ईंधन भरा होता है और दूसरे साइड में ऑक्सीकारक पदार्थ भरा होता है। राइट, एक तरफ ईंधन मतलब यहां पे पेट्रोल, डीजल या फिर जो भी हो पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल भरा है यहां पर और इधर की साइड क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें जो रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली गैसें खास करके दो है, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ध्यान रखना इन दोनों बातों को। दोनों ही पॉइंट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि आपके लिए किसी काम को करने के लिए या फिर खाना खाना बराबर है। ठीक, खाना खाओ जितना इंपॉर्टेंट है, खाना खाना उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? ये गैसें इस रॉकेट के लिए। राइट, अब यहां पे ऑक्सीकारक गैसें कौन सी है ये आपको क्लियर हुआ, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन है। और उसके बाद में अन्य पदार्थ भी इसमें भरते हैं। ठीक है, तो ये दो कक्ष है और दोनों ही कक्ष में यहां पर गेट है। ठीक है, इस तरीके से द्वार होते हैं, यहां से ईंधन बाहर आएगा और यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड बाहर आएगा और यहां पर आग जलेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आग की लपटें जलेगी और जब यहाँ पे आग जलेगी तो क्या होगा? यहाँ पे बनेगी गैसें। ठीक है, गैसें बनेगी और ये जो गैसें हैं ये इस जेट के द्वारा बाहर निकलेगी। इस जेट के द्वारा जो निकलने का जो निकासी द्वार है उसको हम बोलेंगे क्या? जेट। ठीक, तो इस तरीके से ये जो कक्ष है, ये वाला कक्ष, इसको बोलेंगे दहन कोष्ठ। दहन कोष्ठ जिसमें ये गैसें जलेगी। ठीक है, ये ईंधन जलेगा, ईंधन के जलने से गैस पैदा होगी और ये जो गैसें पैदा होगी ये जेट के माध्यम से बाहर निकलेगी। जेट के माध्यम से बाहर निकलेगी। राइट, तो ये था इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से होगा ये। अब बात करते हैं न्यूटन के तीसरा नियम इसको किस तरीके से फॉलो करता है, या फिर न्यूटन के तीसरे नियम का इस्तेमाल जेट में या फिर इसमें रॉकेट में किस तरीके से लागू होता है। तो देखो, यहां पर अंदर गैस जलेगी। गैस जब बहुत ज्यादा ताप और दाब अंदर होगा, ठीक है, जब गैसें जलेगी ना, ताप भयंकर तरीके से होगा, बहुत ज्यादा ताप होगा और दाब भी उतना ज्यादा होगा क्योंकि गैसें बढ़ेगी तो दाब होगा। यदि यहाँ पे द्वार नहीं खोला तो ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ताप और दाब बढ़ने के बाद में फिर यहाँ पे इस गेट को, यहाँ पे इसका जो द्वार है, निकासी द्वार है, जेट है, इसको ओपन किया जाता है और ओपन जैसे ही करते हैं वो गैसें बहुत तेजी से जमीन से टकराती है। बहुत तेजी से जमीन से टकराती है तो गैसें जमीन से टकराएगी तो बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी किस पे? इस रॉकेट पे। और ये रॉकेट को ऊपर की ओर जाने के लिए आवश्यक बल प्रदान होगा, एक शक्ति प्रदान होगी। तो रॉकेट कहाँ पे उड़ेगा? ऊपर की साइड। गैसें कहाँ निकलेगी? नीचे टकराएगी, रॉकेट ऊपर। इसका मतलब ये है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर एक प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितनी क्रिया नीचे होती है उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है उतनी की उतनी। ठीक, तो ये हुआ न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे लागू। और उसके बाद फिर बात करते हैं संवेग संरक्षण किस तरीके से रहता है। तो संवेग संरक्षण किसका रहता है? तो यहाँ पर जो यहाँ से निकलने वाली जो गैसें हैं, ये गैसें पृथ्वी पर यहां से उड़ेगा तो उसमें जितनी दर से निकलेगी उतनी ही दर से ऊपर जाने पर भी निकलेगी। मतलब गैसों के बाहर निकलने की जो दर है, स्पीड है, वो उतनी ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। राइट, तो इस तरीके से यहां पे गैसें समान दर से निकलेगी। ठीक है, गैसें समान दर से बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये है कि यहां पे इनका जो संवेग है, संवेग क्या है? P। ये P कैसा होगा? समान होगा। P क्या होगा? समान होगा। मतलब यहाँ पे ये संरक्षित होगा या फिर नियत होगा। नियत समान रहता है उसको क्या बोलते हैं? नियत। ठीक है, और जब समान संवेग होगा, समान संवेग से गैसें निकलती रहेगी तो यही तो नियम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण मतलब संवेग नियत समान। राइट, तो इस तरीके से जो रॉकेट नोदन होता है ये पूरी तरीके से संवेग संरक्षण पर आधारित है। मतलब संवेग संरक्षण नियम का पूरी तरीके से पालन करता है। राइट, तो ये अब इसके बाद में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है थोड़ा सा इधर भी देख लें।
जो गैसों का निकलने की दर है वो समान रहेगी, अभी हमने बात की। और यदि गैसों के निकलने की दर समान है तो उसका संवेग भी समान रहेगा, ये भी बात कर ली हमने। और जैसे ऊपर जाएगा तो उसका जो वेग है v, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्लस होगा, मतलब ऊपर जाने पर बढ़ेगा। और वेग क्यों बढ़ेगा इसका भी कारण देख लो। ये कारण ये है कि इसकी जो स्पीड बढ़ने का या फिर इसका त्वरण बढ़ेगा, वेग और त्वरण दोनों बढ़ेगा। ठीक है, क्या क्या बढ़ेगा, वेग भी बढ़ेगा, वेग v भी बढ़ेगा और त्वरण a भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों बढ़ेंगे। अब दोनों क्यों बढ़ेंगे ये देखो। मान लो कि ये जो रॉकेट है इसमें 10 कुंटल या फिर 1 टन ईंधन भरा हुआ है और अन्य गैसें भरी हुई है। ठीक है, तो जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो गैसें वगैरह जलेगी तो ये जो ईंधन है जलेगा, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे जैसे जलता जाएगा ईंधन, गैसें बाहर निकलती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ईंधन जलता जाएगा, खाली होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे रॉकेट का जो भार है, द्रव्यमान है, वो कम होगा। ठीक है, तो कम होगा तो भार कम होता जाएगा, लेकिन उसको जो शक्ति है उतनी ही मिल रही है जितनी पहले मिली थी। जितना भार पहले था उतनी ही शक्ति मिल रही है। तो शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके संवेग में या निकलने की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके भार में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो भार में परिवर्तन हुआ तो भार कम होगा तो हल्की वस्तु और तेजी से ऊपर बढ़ेगी और उसका वेग और बढ़ेगा और उसका त्वरण भी बढ़ता जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ रॉकेट नोदन। तो दोस्तों क्लियर है यहाँ पर इतना, और उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपको सबसे बेस्ट लगी हो, सबसे अच्छी लगी हो। और यदि आपको क्लास में समझ में आया हो, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें इसे, ताकि वो दूसरे फ्रेंड्स भी जुड़ पाएँ और अपन एक से एक कंसेप्ट, एक से एक टाइप के वीडियो ला पाएँ और हर चीज़ को समझ पाएँ। आप भी अपनी एग्जाम निकालें, क्वालिफाई करें और हम भी अच्छे से अच्छी एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करें, उस मतलब एग्जाम को निकाल पाएँ। हालांकि ऑलरेडी मैंने 3 एग्जाम क्वालिफाई की है। ठीक है, उसमें बस यही कंसेप्ट मैंने इस्तेमाल किया है कि जो भी पढ़ो एकदम सटीक पढ़ो और अच्छी तरीके से समझ के पढ़ो, हर एग्जाम निकल जाएगी। ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए सारे सब्जेक्ट को एक तो थोड़ा सा बैलेंस करें। जैसे कि मेरा मैथ्स है, मैथ्स अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग भी अच्छी खासी है और जीके में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके भी अच्छी तरीके से है, मतलब एमपीपीएससी प्री भी निकल जाएगी अभी और मेंस भी देंगे। राइट, तो इस तरीके से आप भी अपने खुद पर थोड़ा सा बिलीव करें और टारगेट फिक्स रखें और मेहनत करते जाएं। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इस तरीके के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।